Hello students, welcome to another video of the consolidation series. तो अब तक हमारी consolidation series में हम goodwill की calculation with practice की coverage कर चुके हैं. So consolidated balance sheet के steps को अगर एक दफा दोबारा review किया जाए तो first step is identification of group structure. उसके बाद हम cost of investment identify करते हैं. उसके बाद हम NCI की value find out करते हैं अगर हमें full goodwill method इस्तेमाल करना है. उसके बाद हम फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट की कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं एज पर फुल गुडविल मेथड और प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड. अब हमें क्योंकि बैलेंस शीट बनानी है, रिपोर्टिंग डेट की चीजें कैलकुलेट करनी है, तो उससे पहले हम एडजस्टमेंट्स की डिस्कशन करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पूरे साल में पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान क्या क्या एडजस्टमेंट्स हुई है. कुछ कॉमन एडजस्टमेंट्स हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जामिन होती हैं, बहुत कॉमनली एग्जामिन होती हैं, जिसमें एक एडजस्टमेंट है इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज. पेरेंट और सब्सिडरी एक दूसरे को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखा जाए कि एज एन इंडिविजुअल कंपनी इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पेरेंट सब्सिडरी को कोई चीज सेल करता है या सब्सिडरी पेरेंट को कोई चीज सेल करता है. लेकिन ये भी ध्यान में रखा जाए ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी है, दो अलग अलग एंटिटीज नहीं है. जब हम ग्रुप अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा पर्सपेक्टिव क्या होता है, इट्स अ सिंगल एंटिटी. सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट से ग्रुप बनता है. तो अब होगा क्या, तो हम थोड़ा सा देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट सोल्ड गुड्स टू सब्सिडरी. पेरेंट ने सब्सिडरी को सेल किया एट अ प्राइस ऑफ 10,000. ये सेलिंग प्राइस. अब पेरेंट जो होगा, ये जो बेचने वाला होगा, वो डेफिनेटली इसके ऊपर कोई ना कोई प्रॉफिट चार्ज कर रहा होगा. ये जो प्राइस चार्ज की जाती है टेक्निकली इट्स कॉल्ड ट्रांसफर प्राइस. तो अब इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी मौजूद होगा. अब सपोज कर लेते हैं कि पेरेंट जो चीज बेचता है उस पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वो चार्ज करता है 20%. इसका मतलब ये हुआ कि उसने 10,000 के ऊपर 20% का प्रॉफिट चार्ज किया, दैट इज 2,000. तो 8,000 उसकी कॉस्ट थी. तो टेक्निकली कॉस्ट थी 8,000, उसने प्रॉफिट चार्ज किया 2,000 और सेलिंग प्राइस आती 10. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ये हुआ कि हम परसेंटेज हमेशा सेल्स पे लगाएंगे. जब मार्जिन दिया हुआ होगा तो परसेंटेज सेल्स पे लगेगी, और जब मार्कअप दिया हुआ होगा तो परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर अप्लाई होगी. अब जब पेरेंट ने ये सेल की होगी सब्सिडरी को, तो इंडिविजुअल बुक्स में पेरेंट ने अपने पास क्या एंट्रीज की पास की होगी. अगर हम सिर्फ सेल्स की एंट्री पे फोकस करें तो पेरेंट ने एंट्री पास की होगी अकाउंट डेबिट, एज्यूमिंग ये पैसा अभी नहीं मिला या आउटस्टैंडिंग, और सेल या रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया होगा. ये पेरेंट की बुक्स में पास हुई. और ये भी ध्यान में रखा जाए कि जब कोई चीज सेल की कर दी जाती है तो फिर उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी होती है, उसकी इन्वेंट्री भी वहां से हटा दी जाती है, इन्वेंट्री को रिमूव कर दिया जाता है, उसकी भी एक अलग पीछे साइंस चल रही है. लेकिन इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं सेल्स की एंट्री को. इसी तरीके से सब्सिडरी ने जब ये खरीदा होगा तो उसने एंट्री पास की होगी परचेजेस डेबिट. ये डायरेक्टली हम COGS को भी डेबिट कर सकते हैं 10,000 से, क्योंकि उसके लिए जो कॉस्ट है वो 10,000 है, और पेबल क्रेडिट कर दिया होगा एज्यूमिंग अभी ये पे ऑफ नहीं हुआ. ये इंडिविजुअल बुक्स में पड़ा हुआ है. इसका मतलब है इंडिविजुअल बुक्स में एक पार्टी की बुक्स में सेल्स आ रही हैं, दूसरी पार्टी की बुक्स में परचेजेस आ रही हैं. एक पार्टी के बुक्स में रिसीवेबल आ रहा है, दूसरी पार्टी के बुक्स में पेबल आ रहा है, और 10,000 पे दोनों ने रिकॉर्ड किया हुआ है. इसका मतलब है 8,000 वाली चीज 10,000 रुपए के ऊपर रिकॉर्ड हुई भी है, 2,000 का प्रॉफिट भी बुक्स के अंदर मौजूद है. तो इंडिविजुअल बुक्स में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एंट्रीज अपनी जगह वैलिड है.
प्लस स्टॉक अब किसके पास होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्टॉक रिसीवर के पास होगा, और ये स्टॉक भी इसने 10,000 के ऊपर रिकॉर्ड किया हुआ होगा अनटिल एंड अनलेस कि इसने आगे किसी को ना बेचा। अभी हम एज्यूम करते हैं कि उसी के पास मौजूद। अब जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, चाहे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, चाहे हम बैलेंस शीट बनाएं, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगा कि ग्रुप इज अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी। और ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज जो कि 8,000 रुपए की थी, अब वो 10,000 रुपए के ऊपर रिकॉर्ड हुई हुई है। यानी कि 2,000 रुपए का प्रॉफिट बुक हुआ हुआ है एक सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी के अंदर, विच इज नॉट अलाउड इन ग्रुप अकाउंट। इसलिए जो भी प्रॉफिट विद इन द ग्रुप स्टार्ट हुआ होगा, उसको हम कहेंगे इट्स अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से अनरियलाइज्ड है। PURP की वर्ड इस्तेमाल करते हैं, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, या URP अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट याद रहे इंडिविजुअल बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये ग्रुप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि ग्रुप अकाउंटिंग में आपस में कोई भी प्रॉफिट बुक नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अनरियलाइज्ड। लेकिन जब हम दोनों कंपनीज को मर्ज करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, तो वो प्रॉफिट तो बुक्स में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमारा पहला काम क्या है, रिमूव अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को रिमूव करना, पहला काम। साथ साथ जो सेल्स रिकॉर्ड हुई हुई हैं, जो परचेजेस रिकॉर्ड हुई हुई हैं, जो रिसीवेबल रिकॉर्ड हुआ हुआ है, जो पेबल रिकॉर्ड हुआ हुआ है, उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी का कॉन्सेप्ट है। इंडिविजुअल में रहे लेकिन ग्रुप अकाउंटिंग में सारी चीजों को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अब अनरियलाइज प्रॉफिट को हमें रिमूव करना है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट को रिमूव करने के लिए देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट किसने अर्न किया, प्रॉफिट। तो इस वाले एग्जांपल में तो प्रॉफिट किसकी बुक में था, प्रॉफिट था सेलर्स, और स्टॉक किसके पास पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है बायर्स बुक के अंदर। और यहाँ सेलर कौन था, यहाँ सेलर था पेरेंट कंपनी, और यहाँ पर बायर कौन है, यहाँ पर बायर है हमारी सब्सिडी कंपनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेलर्स बुक यानी कि पेरेंट से प्रॉफिट रिमूव होगा, और बायर की बुक्स में जो स्टॉक पड़ा हुआ है, वो स्टॉक क्या हुआ हुआ है, प्रॉफिट की वजह से ओवर स्टेट हुआ हुआ है। तो दो चीजें ओवर स्टेट हुई ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिट ओवर स्टेट हुआ हुआ है और स्टॉक ओवर स्टेट हुआ हुआ है। अब प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट होती है तो उसको डेबिट कर देंगे, स्टॉक की नेचर डेबिट होती है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो बैलेंस शीट के लिए जो एंट्री पास होगी, उसमें हम रिटेन अर्निंग को डेबिट करेंगे ताकि प्रॉफिट का इफेक्ट निकल जाए, क्योंकि हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। और स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे ताकि स्टॉक में से भी प्रॉफिट का इफेक्ट निकल जाए। याद रहे ये जो एंट्री पास होगी, ये अनरियलाइज प्रॉफिट पास हो रही है, सेल्स की वैल्यू से पास नहीं हो रही। अनरियलाइज प्रॉफिट को रिमूव करेंगे, और हमेशा जब भी पेरेंट सेलर होगा तो ये एंट्री पास होगी। लेकिन जब सेलर सब्सिडरी होगी तो ये एंट्री पास नहीं होगी। ये एंट्री कब पास होगी, जब पेरेंट सेल करेगा। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हम अनरियलाइज प्रॉफिट रिमूव कर रहे हैं, तो जब पेरेंट ने सब्सिडरी गुड्स बेचे, तो जब ये ग्रुप है, ये अनरियल। अगर सब्सिडी ने आउटसाइड किसी थर्ड पार्टी को बेच दी है आगे, तो देखना ये पड़ेगा कि 100% आगे बिकेगा या पार्शियल बिकेगा। तो अब हमें प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अनरियलाइज होगा, कुछ रियलाइज हो जाएगा, या 100% रियलाइज हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि विद इन द ग्रुप स्टॉक कितना मौजूद है, ताकि हम अकॉर्डिंगली जितना भी विद इन ग्रुप मौजूद होगा वो अनरियलाइज होगा, हमें उसे रिमूव करना है। इसलिए क्वेश्चन में अक्सर दिया जाता है कि पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा और 20% आगे सेल हो गया, रिमेनिंग 80% स्टॉक के अंदर मौजूद, फिर हम उसकी एडजस्टमेंट पास करें। सिमिलरली अगर सेलर सब्सिडरी हुआ तो थोड़ी सी एंट्री में फर्क आएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अब यहाँ पर इशू ये है कि प्रॉफिट
बुक करने वाला वो है सब्सिडरी सेलर, और स्टॉक जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है पेरेंट की बुक्स में। स्टॉक ओवर स्टेटेड है, प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है, लेकिन बुक्स चेंज हो गई। अब यहाँ पर मतलब ये आएगा कि सब्सिडरी की बुक्स में जो प्रॉफिट पड़ा हुआ होता है उस प्रॉफिट के ऊपर दो पार्टीज के राइट होते हैं, एक पेरेंट, पेरेंट का हिस्सा अप टू पेरेंट शेयर्स, और एनसीआई का भी हिस्सा होता है। अगर 60-40 है तो पेरेंट का 60% शेयर होगा और एनसीआई का 40% शेयर होगा। तो अगर हम रिटेन अर्निंग डेबिट और स्टॉक क्रेडिट की एंट्री को कंटिन्यू रखेंगे तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होगी, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी प्रॉफिट है उसके दो हिस्से करने पड़ेंगे। उसका एक हिस्सा पेरेंट को चार्ज होगा और एक हिस्सा एनसीआई का चार्ज होगा। एंट्री में क्या होगा, पेरेंट हिस्सा है उससे हम रिटेन अर्निंग डेबिट करेंगे, जितना एनसीआई का हिस्सा है उससे हम एनसीआई को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ये वो प्रॉफिट को सेग्रीगेट किया गया है बिटवीन पेरेंट एंड सब्सिडी। अब इसको याद करने का आसान सा तरीका ये है कि अगर पेरेंट बेच रहा हो या सब्सिडरी बेच रहा हो तो स्टॉक तो हमेशा क्रेडिट ही होगा, स्टॉक में मसला नहीं है। डेबिट साइड पे मसला आएगा तो डेबिट समटाइम्स रिटेन अर्निंग को करेंगे और डेबिट समटाइम्स रिटेन अर्निंग प्लस एनसीआई करेंगे इफ सेलर इज। सवाल में हम क्लियरली आइडेंटिफाई और इमीडिएटली हमारे माइंड में ये एंट्री आएगी कि हमें इसे रिमूव करना है। समटाइम्स इसी कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है और मार्कअप, मार्जिन, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो कंफ्यूज करते होते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एबीसी पेरेंट कंपनी, इसने 1% शेयर एक्वायर किए ऑफ एक्स वाई जी ऑन 1 जून 2024। ये होल्डिंग आ गई, डेट ऑफ एक्विजिशन आ गई। आफ्टर एक्विजिशन एबीसी सोल्ड गुड्स at a price of 88,000 to XYZ. Markup is, अब मार्जिन की जगह यहाँ पर मार्कअप इस्तेमाल हो रहा है। All the goods were in stock of XYZ. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो तमाम का तमाम प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है क्योंकि वो विद इन द ग्रुप मौजूद। अब यहाँ पर सेलर कौन हुआ, सेलर है पेरेंट कंपनी, बायर है सब्सिडरी कंपनी। तमाम गुड्स स्टॉक में मौजूद हैं लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए हमें यहाँ पे मार्कअप दिया। तो मार्कअप, मार्कअप का जब इस्तेमाल किया जाएगा तो मतलब होता है प्रॉफिट ऑन। तो अगर कॉस्ट दी हुई होगी तो उसके ऊपर प्रॉफिट लगाकर मार्कअप यानी प्रॉफिट के। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमें दी हुई 88,000, कॉस्ट नहीं दी हुई, तो हमें डायरेक्ट प्रॉफिट निकालना है तो हम 88,000 पर 30% अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई 30% जो भी आंसर, तो दिस इज रॉन्ग आंसर क्योंकि सेल्स दी हुई हैं और मार्जिन नहीं दिया हुआ। अब एक काम कर सकते हैं, मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद 30% को मार्जिन बना के सेल से मल्टीप्लाई कर दें। या दूसरा काम ये कर सकते हैं कि मार्कअप का मतलब होता है कॉस्ट 100%। जब भी मार्कअप का वर्ड इस्तेमाल होगा कॉस्ट क्या होगी, 100%। इसमें प्रॉफिट ऐड किया तो ये बन गई सेल्स। यानी कि मार्कअप के केस में सेल्स हमेशा 100% से ज्यादा होगी और कॉस्ट हमेशा 100% होगी। ये मार्कअप का केस ध्यान में रखें। दिस इज मार्क। अब क्या कर सकते हैं, अब हमें सेल्स 88,000, सेल्स की परसेंटेज हमने आइडेंटिफाई की कितनी है, 130।
और हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई। सेल्स को हमने न्यूमरेटर में रखा, इसलिए सेल्स की परसेंटेज से डिवाइड किया, और जो कुछ हमें फाइंड आउट करना है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 88,000 डिवाइडेड बाय 130, 88,000 divided by 130 multiplied by 30, 20308 अप्रॉक्स 20308 का अनरियलाइज प्रॉफिट। क्या ये सारा अनरियलाइज है? यस, ये सारा अनरियलाइज है क्योंकि गुड्स विद इन द स्टॉक मौजूद है ग्रुप के अंदर। सेलर कौन है? पेरेंट। तो हमने एंट्री एस्टैब्लिश की, डेबिट किया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल और स्टॉक को क्रेडिट कर दिया 20308। ये हमारी कंसोलिडेशन के लिए डबल एंट्री पास। तो जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें एक एडजस्टमेंट हमें पास करनी होगी। हमें अपने स्टॉक को एडजस्ट करना है, उसको रिड्यूस करना है, हमें अपने प्रॉफिट को भी 20308 से रिड्यूस करना है। एज्यूमिंग, इसी एग्जांपल में एज्यूम करते हैं कि सेलर जो था वो पेरेंट नहीं था, वो सब्सिडरी थी। लेट्स एज्यूम, बाकी तमाम चीजें अपनी जगह मौजूद। तो एंट्री में क्या फर्क है? रिटेन एंड डेबिट होगी और एनसीआई डेबिट होगा और स्टॉक क्रेडिट होगा। अब देखिए स्टॉक की वैल्यू में कोई चेंज नहीं, लेकिन 20308 पेरेंट परसेंटेज में, पेरेंट की परसेंटेज 80%, तो 20308 मल्टीप्लाई बाय पेरेंट परसेंटेज, 20308 मल्टीप्लाई बाय 60% एनसीआई परसेंटेज। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 20308 इंटू 0.8, 16246, 16246, रेस्ट 4062। अब अफेक्ट क्या होगा? अब तीन अफेक्ट्स होंगे, जहन में रखा जाए, दो अफेक्ट्स वर्सेस तीन अफेक्ट। अब तीन अफेक्ट होंगे, एक तरफ रिटेन अर्निंग में से माइनस होगा, एक तरफ एनसीआई को एडजस्ट करना पड़ेगा और स्टॉक डेफिनेटली एडजस्ट हो जाएगा। अब यहां पर हमने ये लिखा था ऑल द गुड्स वर इन स्टॉक ऑफ XYZ। अगर इसको चेंज कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल में ये कर दिया जाए, एज्यूमिंग सेलर इज सब्सिडी, सेकेंड वाले एग्जाम्पल में लेंगे, 2/3 of the goods are stock of parent company। ये बायर पेरेंट कंपनी, तो सब्सिडी ने गुड्स सेल किए उसी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर। 2/3 ऑफ द गुड्स पेरेंट के पास मौजूद है, तो 1/3 कहाँ गए? 1/3 पेरेंट ने आगे किसी को सेल कर दिए। इसका मतलब है जो भी प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है 20308, ये जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है, ये प्रॉफिट पूरा का पूरा अनरियलाइज नहीं है, ये तो प्रॉफिट है। इसका अनरियलाइज, अनरियलाइज 20308, 2/3 अनरियलाइज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए कि जी कितना प्रॉफिट हमें 20308 का 2/3, 13539, 13539 ये अनरियलाइज्ड। अब एंट्री जो पास होगी वो 13539 से पास होगी, ना कि 20308 से पास होगी। तो सेलर वही एनसीआई आएगा और स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा 1359, और इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 1359 इंटू 0.8, 1359 let's calculate 13539 into 0.8, 10831, 13539
2708। अच्छा, अगर ऐसा सिनेरियो हो कि पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा, सब्सिडरी ने आगे तमाम गुड्स बेच दी, या सब्सिडरी ने पेरेंट को बेचा और पेरेंट ने आगे तमाम गुड्स बेच दी है, तो अब कोई एडजस्टमेंट पास नहीं होगी, क्योंकि एडजस्टमेंट जो है वो रियलाइज प्रॉफिट के पास नहीं, एडजस्टमेंट पास हो रही है वो अनरियलाइज प्रॉफिट को रिमूव करने की बात हो रही है। तो अगर प्रॉफिट रियलाइज हो गया तो कोई एडजस्टमेंट पास करने की जरूरत इसके अंदर हमें नहीं पड़ेगी।